चलिए, सबसे पहले बेटा ये बता दो कि वॉइस क्लियर है और ये दिख रहा है ना साफ साफ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कम से कम आप ये मानो कि 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में हमको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम अंशुल। तो देखो, बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की, वो भी पढ़ लेंगे, बाकी शासक वगैरह भी पढ़ लेंगे। पहले इसको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य था। ठीक है, धर्म प्रधान कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म को मानते थे सल्तनत काल में, तो ये धर्म प्रधान राज्य माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर दें। ठीक है, लो। ठीक है, इतना इतना सफिशियंट है ना? तो अधिकांश शासकों ने खलीफा के महत्व को स्वीकार किया, व स्वयं को खलीफा का नायब साझा किया, मतलब हम खलीफा के प्रतिनिधि हैं मानते थे। केवल कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, परंतु व्यवहार में यह धर्म प्रधान राज्य नहीं था, अपितु निरंकुश तंत्र था, क्योंकि यहाँ पर राजा का ही हर यहाँ पर आदेश चलता था। जो भी यहाँ का सुल्तान होता था उसका सारा आदेश यहाँ पर चलता था। क्लियर है? तो हमने बात की कि धर्म प्रधान राज्य था। ठीक है, सभी ने लगभग खलीफा का नायब या प्रतिनिधि अपने आप को घोषित किया, केवल मुबारक खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया। सॉरी, याद रखना। व्यवहारिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्णतः धर्म प्रधान नहीं था। बर्नी भी इस बात के लिए दुख प्रकट करता है कि वह दीनदारी ना होकर जहांदारी है। ये चीज याद कर लेना, ये बर्नी ने कहा था, आपसे पूछा जाएगा ये वाला कथन किसने कहा था? वह दीनदारी ना होकर जहांदारी है। इल्तुतमिश भी कहता था कि हिंदुस्तान दार उल हर्ब, मतलब हिंदू राज्य क्षेत्र है, उसे दार उल इस्लाम मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हिंदू जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदू बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे इल्तुतमिश ने कहा था। तो बर्नी का समझ गया ना? बर्नी ने क्या कहा था? वह दीनदारी ना होकर जहांदारी है। इल्तुतमिश कहता था दारुल हर्ब है, दारुल इस्लाम में इसको बदला नहीं जा सकता है। सुल्तान भी अपनी संप्रभुता के लिए ना तो खलीफा पर निर्भर थे और ना ही मिल्लत मतलब मुस्लिम प्रजा, इसको भी आईएमपी लगा लेना, मिल्लत मतलब मुस्लिम प्रजा होता था। सबसे ज्यादा शासन अगर आप सल्तनत काल में देखोगे तो किसने किया है? तुगलक वंश ने किया है, 94 ईयर्स आएगा। और सबसे कम शासक किसने किया है? खिलजी वंश ने किया है, 30 वर्ष, जो 1290 से 1320 चला था। ठीक है, 1320 चला, तो उसके बाद तुगलक आ गए, 1320 से 1414 तक चले थे। ये प्रश्न एमपीपीएस से पूछ चुका है, सबसे कम शासन किसने किया है? तो आप आंसर दोगे ठीक, खिलजी वंश ने किया था, और ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक की बात कर लो, बहलोल लोधी एक ऐसा व्यक्ति था जो लगभग 38 वर्ष ठीक सुल्तान रहा था। उसके बाद फिरोज तुगलक का शासन 37 वर्ष रहा। तो दो सबसे ज्यादा शासन करने वाले व्यक्ति, एक तो बहलोल लोधी और दूसरा फिरोज शाह तुगलक। क्लियर, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहां तक मैंने कुछ भी आपको कठिन चीज बताई ही नहीं है। दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि बेटा? सुल्तान कहलाते थे सारे के सारे। महमूद गजनबी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये हमने आपको कल बताया था। और कौन सी विजय के पश्चात इसने उपाधि धारण की थी? कमेंट करके बताओ, कल पढ़ाया था। कौन सी विजय के पश्चात इसने ये सुल्तान की उपाधि धारण की थी? कमेंट करके बता दो जल्दी से। ठीक है, अब देखो, मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। तो हम देखेंगे, जब भी आप देखते हो तो आपको मिलेगा कि यहां पर बेटा लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से छीन रहे हैं सत्ता वगैरह, ये चलता रहता था। इल्तुतमिश एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसने वंशानुगत शासन का नियम लागू किया था। इल्तुतमिश ने लागू किया था भाई, ऐबक तो कर नहीं पाया, इल्तुतमिश ने किया था, तो इसलिए याद रख लेना इसको। हाँ, सिस्तान विजय पर, बहुत अच्छे। अमीरों का काल कौन सा है बेटा? लोदियों का काल। अमीरों का स्वर्णकाल लोदी का काल, साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक का काल कहलाता है। और तुगलक काल ही बिजारत का स्वर्णकाल भी कहलाता है, लिख लो इसको, बिजारत का स्वर्णकाल तुगलक को ही कहा जाएगा, तुगलक काल को ही कहा जाएगा, याद कर लेना। तो अमीरों का स्वर्णकाल लोदी काल, साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक का काल, और बिजारत का भी तुगलक ही कहलाएगा काल। क्लियर यहां तक? डन। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बौद्धिक इतिहास आपके सिलेबस में है, ठीक है, इतिहास लेखन की। तो क्या बनेगा प्रश्न? मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्ध के इतिहास इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री कहां से शुरू होगी? मोइनुद्दीन चिश्ती से।
ये यहां से इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री शुरू हो गई। बाकी आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कहां से शुरू होगी? अलाउद्दीन खिलजी से। याद रखना, राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होगा। राजत्व का सिद्धांत। दिल्ली सल्तनत में राजस्व समय समय पर परिवर्तित होता रहा। इल्तुतमिश के काल में सुल्तान की स्थिति अमीरों से बहुत ऊपर नहीं थी, मतलब सुल्तान और अमीर लगभग बराबर थे इल्तुतमिश के टाइम पर। बलबन ने राजत्व को अमीरों से ऊपर रखा। तो आप सबको पता है कि बलबन का तो भाई राजत्व सिद्धांत ही चलता था ना। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को समझाते हुए कहा था, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है यह कथन किसने कहा था? बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को समझाते हुए राजत्व में देवत्व का अंश होता है कहा कि भाई जो राजत्व है उसमें देवता का अंश होता है। किसका? देवता का अंश होता है, जिसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि नायब एक खुदाई कहलाता है। इसने चलाया था, नायब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहलाता है, ये बलबन कहता था। बलबन का क्या था भाई? बलबन से जनता इतनी ज्यादा मतलब खौफ में थी कि जब बलबन मरा है तो जनता ने क्या किया बेटा? जनता ने बहुत पटाखे फोड़े हैं और उत्साह मनाया, ठीक है। तो बलबन कभी कभी एक्टिंग करता था। तो बलबन एक बार क्या करता है? मरने की एक्टिंग कर देता है। पूरे राज्य में शोक की जगह खुशी की लहर हो जाती है कि भाई सुल्तान मारा गया। पटाखे फूट रहे हैं, दावत चल रही है, बलबन उठकर बैठ जाता है और फिर बलबन हंसता है और सब रोते हैं, बहुत मार मारता है सबको। तो इसलिए लोग उससे डरने लगे थे कि अगर बलबन मर भी गया था जब, तो भी लोगों ने 40 दिन तक रोए थे, जबरदस्ती आंखों में पानी लगा लगा कर रोए थे कि बलबन जाग ना जाए। जब पूरी तरह श्योर हो गए कि हाँ बलबन मारा गया है, तब जाके लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। इस टाइप से था बलबन। तो ये बलबन ने कहा बुगरा खां से। बलबन का राजत्व 3 चीजों पर आधारित था, याद रख लेना, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय। 3 चीजों पर आधारित था। इसके अलावा भय, उच्च कुलीनता व रक्त की शुद्धता, ये सब भी इसमें आधारित थे। सबसे 3 जो आधार थे वो ये थे, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय। वैसा ही जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की बात चल रही है यहां पर, याद रख लेना, हाँ, पर आधारित था। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और सबसे पहले बलबन ने अपने आप को जिल्लेलाही घोषित किया। अलाउद्दीन ने भी सुल्तान की पद की गरिमा को कायम रखा, उसने स्वयं को जिल्लेलाही घोषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी खुद को जिल्लेलाही घोषित किया। तो जिल्लेलाही 3 थे, ठीक है। कौन कौन थे? एक तो बलबन था, अलाउद्दीन, और फिर कौन था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो टी से याद रखना, टी से याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे तुगलक हैं, ठीक है। तो याद रख लेना यहां पर बलबन, अलाउद्दीन और अपना हो गया एम, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये याद रख लेना, ये जिल्लेलाही है तीनों, जिल्लेलाही की उपाधि धारण की। बाकी आगे आ जाओ। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व में रक्त की शुद्धता व कुलीनता के स्थान पर योग्यता व राज्य हित को सर्वोच्चता दी गई थी। जहां बलबन क्या करता था? रक्त की शुद्धता और कुलीनता पर जोर देता था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता और राज्य हित को क्या किया था? महत्व दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अकबर की आगे आएगी, ठीक है, सल्तनत काल की है अभी, अकबर की बाद में आएगी, सल्तनत काल का है बेटा, ठीक है मोनिका, याद रखना इसको। अलाउद्दीन ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन को कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है, वह नहीं जानता कि क्या सही है व क्या गलत है, राज्य हित में उसे जो उचित लगता है वह वही करता है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि ये डायलॉग किसने मारा था? अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था, ठीक है। लेकिन काजी मुगीसुद्दीन के सामने ये बात बोली थी, ये हम याद कर पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। याद कर लेना, अलाउद्दीन जो था सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है और सुल्तान की बात में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शासन में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। उसने उलेमाओं के प्रभाव को अस्वीकार कर योग्यता के आधार पर पद बांटे थे। एमबीटी की बात कर रहे हैं। शुरू में उसने सुल्तान पद के लिए खलीफा की भी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन शासन के अंतिम समय में उलेमाओं के विरोध को कम करने के लिए मिस्र के खलीफा से खिल्लत प्राप्त कर ली थी। कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। हाँ, इंपॉर्टेंट है। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में बर्नी भी है और एमबीटी तो है ही। ये कथन किसका है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो हर प्रकार से मुक्त था। याद कर लेना, फिरोज तुगलक ने उलेमाओं के प्रभावों में कार्य कर सुल्तान पद की गरिमा को कम किया, उसकी राजत्व ह्रास को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ जाओ।
लोदियों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्र ना होकर कुलीन तंत्र पर आधारित थी। किसकी बेटा? लोदियों की। याद करना, लोदियों की जो व्यवस्था है कुलीन तंत्र पर आधारित थी। बहलोल लोदी के समय सुल्तान समानों में प्रथम, फर्स्ट अमंग इक्वल्स हो गया। इसमें राजत्व की प्रतिष्ठा घट गई थी। ठीक है, याद रखना। तो सुल्तान जो था बहलोल लोदी के समय समानों में प्रथम नीति लागू थी। बहलोल लोदी का सिद्धांत था राजत्व ही बंधुत्व है। बहलोल लोदी का सिद्धांत यह था। सिकंदर लोदी ने पुनः राजा की प्रतिष्ठा को उठाने का प्रयास किया था। केंद्रीय प्रशासन की बात कर लो। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। सैनिक संगठन जो है मंगोल पद्धति पर आधारित था, तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। सुल्तान तो प्रधान था, याद रखना, सबको पता है भाई। सबसे बड़ा न्यायाधीश था, सेनापति था। प्रशासन में सुल्तान मंत्रियों की सलाह लेता था। महत्वपूर्ण मामलों में सुल्तान परामर्शदाती संस्था मजलिस एक खलबत, जिसको मंत्री परिषद कहते थे, मैं चर्चा करता था। तो हमने क्या देखा? केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च है सुल्तान। ठीक है, सर्वोच्च है सुल्तान, और सुल्तान के आगे पीछे कोई नहीं है। जो बोल दिया वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सलाह के लिए कौन होती थी भाई? मजलिस ए खलबत। मजलिस ए खलबत, जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था। बात खत्म। दो चीजें समझ गया ना? यहां से बस इतना याद कर लेना। आगे आ जाओ। मजलिस ए खलबत दो भागों में थी बेटा, मजलिस ए आम, मजलिस ए खास। मंत्री परिषद में तुमने देखा होगा बेटा, छोटी छोटी दो चीजें बनती। कुछ मंत्री स्पेशल होते हैं, कुछ ऐसे ही रहते हैं टुटपुंजिया टाइप के। तो दो टाइप के मंत्री थे, मजलिस ए आम और मजलिस ए खास। भाई देखो, सुल्तान की सर्वोच्च परामर्शदाती संस्था कौन सी थी? मजलिस ए खास थी। भाई तुम स्पेशल हो इसलिए तुम खास रहोगे। अब कोई गलती ये मत लगा देना वहां पर मजलिस ए आम, वरना एक्स्ट्रा दिमाग चला के। ठीक है, मजलिस ए खास खास लोगों की थी, इंपॉर्टेंट मामलों में सलाह देती थी। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग व उलेमाओं का व्यवहारिक नियंत्रण था। ठीक है, याद रखना, अमीर वर्ग मतलब कि अहल ए शमशीर, अहल ए शमशीर, और उलेमा वर्ग मतलब अहल ए कलम। याद रखना, शमशीर मतलब अमीर वर्ग। कौन था बेटा? शमशीर मतलब तलवार, और तलवार बड़े लोगों के पास होती है। कलम होती है किसके पास? जो लिखते हैं धार्मिक कानून। उलेमाओं को कहा जाता था कलम, और अमीरों को क्या कहा जाता था? शमशीर। मतलब जिसके पास पैसा उसके पास शमशीर, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? चलो ठीक है। अमीर या उमरा वर्ग को अहल ए शमशीर, अहल ए सैफ कहा जाता था। भाई सैफ अली खान कितना अमीर आदमी है ना? सैफ अली खान, समझ गया ना ये वाली? तो सैफ कहा जाता था, शमशीर कहा जाता था अमीर वर्ग को। शरीयत के मान्यता प्राप्त रूढ़िवादी व्याख्याकार उलेमा कहलाते थे। भाई वो जो क्या करेंगे? धर्म की व्याख्या करेंगे, उनको उलेमा, सीधी भाषा में उनको उलेमा कहा जाएगा। चलिए, फतवा ए जहांदारी में आदर्श मुस्लिम शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? चलो कमेंट करके जल्दी से बता दो, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? इस पे कमेंट करके बताओ जल्दी से, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? इसका आंसर बता दो जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छे। बहराम शाह ने नायब ए मुमलिकक, ठीक, मुमालिक, उप सुल्तान या सुल्तान का प्रतिनिधि का पद का सृजन किया था, किंतु नायब का पद बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रहा। बहराम शाह ने सबसे पहले, याद रखना, एतगीन को प्रथम नायब नियुक्त किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब नियुक्त किया था। इसके बाद नायब का पद ही समाप्त हो गया था। केवल अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नायब नियुक्त किया, जो सल्तनत काल का तीसरा अंतिम नायब था। सल्तनत काल में, याद रखना बेटा, 3 नायब हुए। कौन कौन से हुए? सबसे पहला नायब हुआ एतगीन, फिर हुआ बलबन, और फिर हुआ काफूर। ठीक है, जिसको कहते हैं 1000 दीनारी। 3 नायब हुए। नायब का पद किसने बनाया था? ठीक है, रजिया के बाद कौन बैठा? बहराम शाह बैठा था, फिर मसूद शाह बैठा था ना, याद रखना। तो ये बहराम शाह ने नायब ए मुमालिक का पद बनाया, जिस पर 3 लोग रहे, एतगीन, बलबन और मलिक काफूर। डन? क्लियर है? मुंह से बोला करो, मोंगा मसानो। ठीक है, चलो। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के 4 विभाग थे। कितने? 4 इंपॉर्टेंट विभाग थे, 4 डिपार्टमेंटों में काम चलता था। इन चारों विभागों की सहायता से सुल्तान शासन संचालित करता था। चारों डिपार्टमेंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। यहां पर आ जाओ, देखो 4 डिपार्टमेंट में हम देखेंगे बेटा। तो एक तो दीवाने वजारत, ठीक है, राजस्व विभाग।
बिजारत का स्वर्णकाल किसका कहलाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दीवाने बिजारत मतलब राजस्व विभाग, इसका प्रमुख वजीर, वजीर ए मुमालिक, ठीक है, याद कर लेना। दूसरा दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, आरिज ए मुमालिक इसको कहते थे। दीवाने इंसा, शाही पत्राचार विभाग, शाही सचिवालय, इंसा ए मुमालिक या दबीर ए मुमालिक इसको कहा जाता था, ठीक है, बहुत अच्छे। दीवाने रसालत, विदेश विभाग भी था, धार्मिक विभाग भी था। रसालत ए मुमालिक इसका प्रमुख कहलाता था। तो हमने देखा क्या है बेटा, एक तो सबसे पहले देखो राजस्व विभाग, फिर सैन्य विभाग, फिर पत्राचार और फिर विदेश विभाग, ठीक है। तो राजस्व, सैन्य, विदेश, पत्राचार, और जो विदेश था रिसालत उसको धार्मिक भी कहते थे, कभी कभी तो धार्मिक लिखा आ सकता है, ये याद कर लेना। डिटेल में बात कर लो। दीवाने वजारत भाई राजस्व का था, इसका प्रधान वजीर होता था। प्रारंभ में वजीर सैनिक हुआ करता था, परंतु 14वीं सदी से वित्त मंत्री की भांति कार्य करने लगा। सल्तनत युग की वित्त नीति सुन्नी विधिवेत्ताओं की हनीफा शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी, कोई दिक्कत नहीं है। आलम बर्दी ने वजीर की 2 श्रेणियां बताई, वजीर तनफीज, वजीर तफवीद। हटा दो, कुछ नहीं करना है, हटा दो। इसके अधीन कार्यालय कुछ थे, इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो वजीर के अधीन एक कार्यालय आता था, दीवान ए इसराफ, ये लेखा परीक्षा वाला था। किसके अंडर में था ये भूल जाना, केवल ये याद रखना, इसराफ मतलब लेखा परीक्षा विभाग था। एमपीपीएससी थोड़ा सा डीप में जाएगी तो पूछ लेगी दीवाने इसराफ, ठीक है। अब देखो दीवाने इमारत तो आपको साफ पता चल रहा है लोक निर्माण है, और दीवाने कोही जो क्या था बेटा, कृषि विभाग था। इसका प्रारंभ किसने कराया था, एमबीटी ने करवाया था, एमबीटी ने इसका प्रारंभ कराया था। वजीर की सहायता हेतु नायब वजीर भी होता था, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। इन अधिकारियों में मुस्तफी ए मुमालिक, वेरी आईएमपी, मुस्तफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक और मुशरफ ए मुमालिक महालेखाकार, ठीक है। मुस्तफी मतलब क्या है बेटा, सीएजी हो जाएगा। मुस्तफी क्या है बेटा, ये सीएजी हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा महालेखाकार, जो अपने जिसका मुख्यालय अपने यहाँ ग्वालियर में भी है और उसका उप क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में भी है। समझ गए ना, डन यहां तक। मुस्तफी ए मुमालिक लगा लोगे ना, महालेखा निरीक्षक। ठीक है। बलबन के समय वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर जा पहुंची भाई। बलबन ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, वजीर को दबा दूं। जलालुद्दीन खिलजी ने वजीर के पद को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। ख्वाजा खातिर को वजीर नियुक्त किया था, छोड़ दो। तुगलक काल वजीर के पद का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, इसको याद कर लेना, वजारत या फिर वजीर का स्वर्ण काल। बहुत अच्छा अभिनव, वेरी गुड। चलो सल्तनत काल के वजीर देख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय फक्र ए मुदब्बिर, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय फक्र ए मुदब्बिर। इल्तुतमिश के समय, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाए तो हो जाए, नहीं करना है मत करो, ठीक है। कौन था बेटा, यहाँ पर इसामी और जुनैदी 2 हुआ करते थे। बलबन के समय बसरी था। जलालुद्दीन के समय ख्वाजा खातिर। अलाउद्दीन खिलजी के समय याद रखना मलिक काफूर था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी याद रखना ख्वाजा जहां था। और फिरोज तुगलक के समय खाने जहां तेलंगानी था, जिसको मलिक मकबूल भी कहते थे, याद कर लेना, ठीक है, ये वाले। बाकी जरूरी नहीं है। सिकंदर लोदी के समय और इब्राहिम लोदी के समय कौन था बेटा, मियां भुआ था, याद हो जाए तो कर लेना। लोदी काल में वजीर की गरिमा बहुत गिर गई। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ, याद रखना यह बेटा, याद रखना वजीर के अधीन काम करने वाला व्यय का विभाग था, ठीक है। जो बेवकूफ रहता है बहुत व्यय करता है, ठीक, वकूफ मतलब व्यय, तो बेवकूफ, ठीक है। तो दीवाने वकूफ, जलालुद्दीन खिलजी वैसे भी बूढ़ा था, उसको थोड़ा किसी चीजों का ज्ञान नहीं था, ठीक है, तो क्या करता था, बहुत व्यय करता था। दीवाने वकूफ बेवकूफ चलाया किसने, व्यय विभाग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद करना। अंतिम तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के समय एक नए कार्यालय वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई। यह कार्यालय कुछ ही दिन टिका था। वकील ए सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने चलाया था, जिसके समय किसका आक्रमण हुआ था, तैमूर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का दूसरा स्रोत नहीं है, और वो हो भी नहीं सकता। तो मतलब सबसे ज्यादा वजीर की तारीफ कौन करता है, ये बर्नी कर देता है बेचारा। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसको रावत ए अर्ज भी कहा जाता था। सबसे पहले बलबन ने बनाया, किसने बनाया, सबसे पहले बलबन ने बनाया, याद रखना। तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग,
इसको कहा बेटा रावत ए अर्ज। क्या कहा? रावत ए अर्ज। बनाया किसने? सबसे पहले बलबन ने बनाया था और इसको अहमद अयाज को नियुक्त किया था। इसका प्रधान आरिज ए मुमालिक कहलाता था। वह रक्षा मंत्री की भांति कार्य करता था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम क्या था? इसका काम वही था भाई, सैनिकों की भर्ती करना, वेतन निर्धारित करना, सैन्य रिकॉर्ड रखना, साजो सामान खरीदना, सेना का निरीक्षण करना, ये सब इसके काम थे। आरिज ए मुमालिक प्रधान सेनापति नहीं होता था, सेना का प्रधान सेनापति सुल्तान ही होता था। आपसे पूछा जाएगा सल्तनत काल में सेना का प्रधान कौन होता था? आरिज ए मुमालिक, सुल्तान, ठीक है। और दूसरे दो ऑप्शन लिख देंगे तो आपको लगाना है सुल्तान, ठीक है। बाकी फिर आपसे पूछा जाए जब वहां पर केवल पदों के नाम दिए हो, राजा नहीं हो, सुल्तान नहीं लिखा हो, तो फिर आप इसको वहां पर सिलेक्ट करना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का आरिज ए मुमालिक मलिक नसरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन था। याद करना हो कर लेना इसको, ठीक है, धोखे धड़ाके से आ सकता है। दीवाने इंसा की बात कर लो, कबूतर जा 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 पत्राचार था ना, चलता था उस समय। तो याद रखना शाही पत्राचार का मंत्रालय था। इस विभाग का प्रधान दबीर ए मुमालिक होता था। शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना, दूसरे कार्यालयों में भेजना, ये इसका काम था। और सुल्तान के फरमान भी दीवान ए इंसा ही जारी करता था। मिनहाज दीवान ए इंसा को दीवान असराफ कहता है, ठीक है। दीवान इंसा या फिर दीवान असराफ इसको कहा जाता था। ये साइड का नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भाड़ में जाने देना, ठीक है। चलो, दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय था। अभी मैंने आपको बताया था कभी कभी धर्म संबंधी काम भी करता था। दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय, और ये धार्मिक काम भी करता, ठीक है। चलो, अन्य पदाधिकारियों की बात करो, देखो काजी उल कुजात, ठीक है, न्याय विभाग का था। न्याय विभाग दीवानी कजा का प्रधान था, लेकिन सल्तनत काल का अंतिम न्यायाधीश सुल्तान ही होता था, ठीक है। तो हमने देखा था कि सबसे बड़ा सेनापति, सबसे बड़ा न्यायाधीश, सबसे पहले देखा था कि निरंकुशता है तो भाई सुल्तान रहेगा, वो सुल्तान के हाथ में ही रहता था। बर्नी ने एमबीटी द्वारा निर्मित दीवाने सियासत नामक विशेष अदालतों का उल्लेख किया है। दीवाने सियासत क्या थी बेटा? विशेष अदालत थी, एमबीटी द्वारा बनाई गई थी। शूद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान था। इस्लाम के कानूनों को प्रजा में प्रसार करना, उनका पालन करना, मुस्लिम हितों की रक्षा वगैरह इसका काम था। या क्या पूछा जाएगा? शूद्र उस सुदूर क्या है? धर्म विभाग का प्रधान, खत्म, ठीक है। काजी उल कुजात, शूद्र और सुदूर एक ही व्यक्ति को दिए जा सकते थे। बड़े नगरों के न्यायाधीश को अमीर ए दाद कहा जाता था। भाई बड़े नगरों के दादा, याद कर लेना इसको, बड़े नगरों के न्यायाधीश कहलाते थे दादा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अमीर ए दाद बड़े नगरों के न्यायाधीश, ठीक, डन। अन्य अधिकारियों में देखो वकील ए दर शाही महल व सुल्तानों की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करता था। यह राज परिवार से संबंधित होता था। वकील ए दर शाही प्रबंध करता, इसको मान लो, ठीक है, शाही प्रबंध करता। अमीर ए हाजिब क्या करता था? शिष्टाचार संबंधी नियमों पर नियंत्रण रखता था। बस इतना याद रखना है कि सब लोग शिष्टाचार बढ़िया अपने ठीक हिसाब से रहें, ज्यादा नौटंकी नहीं करनी है किसी को। आमिर ए मजलिस, ठीक है, सभाओं एवं दावतों जैसे उत्सवों का प्रबंध करता था। अमीर ए मजलिस याद हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर ए आखुर अस्बशाला का प्रधान। सर ए जानदार, देखो जो अपनी जान लगा दे, ठीक है, जो अपनी जान लगा दे वो अंगरक्षक होता है, सुल्तान के अंगरक्षक। अमीर ए बहर, ठीक है, आंतरिक जलमार्ग और नौकायनों का प्रबंध। देखो बाहर बहकर जाना, ठीक है, बहता रहता है ना, जल बहता रहता है, जैसे याद रखना बहर से यहाँ पर आंतरिक जलमार्ग, जल से संबंधित है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण विभाग था, जो उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए था, तो दीवाने रियासत था। शाहनाई मंडी भी इसी के अंडर में आता था, बाजार मूल्य का नियंत्रण करता था, मापतोल करता था। बरीद ए मुमालिक, देखो बरीद मतलब गुप्तचर कहलाता है। मुस्तौफी, देखो मैंने आपको बताया था महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल था। और मुशर्रफ ए मुमालिक ये अकाउंटेंट जनरल था, महालेखाकार था, इसे याद कर लेना। बाकी देखो मजूमदार आय व्यय का लेखा करता है। खजीन कोषाध्यक्ष नाम से स्पष्ट है, खजाना। मुहतसिब ये भी लोगों के आचरण पर नजर रखता था, मुहतसिब। और मुफ्ती ये धर्म की व्याख्या करते थे, किसी से भी बोलो आज मुफ्त में धर्म की व्याख्या करने के लिए तैयार है, तो मुफ्ती क्या थे बेटा? धर्म की व्याख्या करते थे। जबकि काजी न्याय करता था। मुफ्ती कानून धर्म कानून की व्याख्या करते थे, काजी न्याय करता था। मुतसर्रिफ की बात कर लो, शाही कारखानों की देखरेख करता था। अमीर ए दात ये हमको पता है क्या थे बेटा? बड़े नगरों के क्या थे?
न्यायाधीश, बड़े नगरों के न्यायाधीश थे, सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता करते थे। मजलिस मतलब मंत्री परिषद। कोतवाल आप सब जानते हो, बड़े नगरों का न्यायिक पदाधिकारी। दीवाने वकूफ पता है आपको, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित व्यय विभाग था। शाहनाह ए पील, कल भी मैंने आपको बताया था, जहां भी पील जुड़ जाए वो हाथी हो जाएगा, पीलू खाना हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाथी हो जाएगा वो। दबीर एक खास शाही पत्र व्यवहार से संबंधित खास खेल, सुल्तान की, ठीक है, महल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सैनिक कहलाते थे खास खेल। चलो, मोहनियान गुप्तचर होता था, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। साहना पुलिस प्रमुख होता था, साहना है मंडी भी आप जानते हो, बाजार था। ठीक है, चाशनी गिर, शाही रसोई का प्रबंधक, भाई रसगुल्ले की चाशनी हो, वो कहाँ मिलेगी आपको, वो किचन में मिलेगी ना। हाँ सर, दीवाने, हाँ बयूतात आया था, अभी पेपर में आया था बयूतात तो। ठीक है, बहलादार, व्यक्तिगत हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। संपूर्ण सल्तनत काल में सिद्धपाल पहला एवं अंतिम हिंदू था जिसे दरबार में उच्च पद मिला था। VIMP लगा लो, किसी भी दिन आ जाएगा। सिद्धपाल अकेला जिसने सारी शक्तियां सिद्ध कर ली थी, अमीर व्यक्ति बन गया था, ठीक है, सल्तनत काल में, ये चीज याद कर लेना। फिरोज तुगलक व सिकंदर लोदी ने धर्म प्रचार के लिए राज्य की मशीनरी व धन का प्रयोग किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक ने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है, ये तो ऐसा ही है बात। विभिन्न सुल्तानों के द्वारा बनाए गए विभाग, जैसे दीवान आरिज सैन्य विभाग बलबन ने बनवाया था। ठीक है, दीवान आरिज सैन्य विभाग बलबन ने बनवाया। दीवान बकूफ जलालुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया व्यय विभाग था। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व विभाग था। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा विभाग था, कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर। दीवान बंदगान फिरोज तुगलक का कौन सा विभाग था, जल्दी से बताओ। वकील सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय द्वारा बनाया गया पद था, इसको याद कर लेना, थोड़े दिन टिका था, ये भी हमने बात की थी। दीवान सियासत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया एक नया विभाग था। दीवान खैरात फिरोज तुगलक का दान विभाग। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण विभाग। दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया क्या था बेटा, अस्पताल। और इमलाक विभाग फिरोज तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, हाँ। दीवाने बंदगान बेटा याद कर लेना, दीवाने बंदगान दास विभाग था। कौन सा, दास विभाग हुआ करता था। मध्यकाल में दिल्ली के 7 शहरों की स्थापना हुई, सबसे पहले किला या राय पिथौरा के पास, जो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। फिर सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई, जो दूसरी दिल्ली कहलाता है। तुगलकाबाद गैसुद्दीन तुगलक द्वारा तीसरी दिल्ली बनवाई गई थी। जहांपनाह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया चौथा दिल्ली कहलाता है। कोटला फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं दिल्ली। दीन पनाह हुमायूं द्वारा 6वीं दिल्ली। और शाहजहांबाद शाहजहां द्वारा 7वीं दिल्ली है। याद रखना 7 दिल्ली के शहर। ठीक है, सबसे पहले किला राय पिथौरा के पास इल्तुतमिश, फिर सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, कोटला फिरोज शाह, दीन पनाह और शाहजहांबाद जी। ठीक है, चलो प्रांतीय प्रशासन की बात कर लो। एकता अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत तो गौरी ने की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको ठोस या संस्थागत स्वरूप दिया था। याद कर लेना, प्रांत एकता को विलायत कहा जाता था। प्रांतों की एकता जो रहती ना प्रांत में फैली, तो उसको विलायत कहते थे। एकता को प्रधान मुफ्ती, बली, नाजिम, नायब, इक्तादार आदि नामों से जाना जाता था। तो मुक्ता या बली भी प्रथा भी इसको कहा जाता है, एकता को। अभी एक बार प्रशासन आपको सौरभ चौबे की बुक से भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जो चीजें यहाँ पर छूट जाएंगी ना, वो वहां कवर हो जाएंगी, तो सब कुछ कवर रहेगा लगभग। मुक्ता या बली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त कर संग्रहण, न्यायिक कार्य भी करने पड़ते थे। मतलब कुल मिलाकर देखो तो एकतादार जो था, वो एक काम तो सैनिक कार्य करेगा, साथ में कभी कभी राजस्व के संग्रहण का, न्यायिक कार्य, ये भी उसको मिल जाते थे। अतः इन्हें अधिक स्वायत्ता भी प्रदान की जाती थी। इक्तादार या मुक्ता को आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सेवा या सहायता भी देनी पड़ती थी। मतलब ये सैनिक के काम भी करते थे। क्या ये भूमि ट्रांसफर करते थे? इल्तुतमिश इक्तादारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता था। मतलब इनका ट्रांसफर होता था, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर PSC में सेलेक्ट हो तो ट्रांसफर होते हैं, इक्तादारों के भी होते थे। इक्ता वास्तव में
स्थानांतरणीय भू राजस्व अधिन्यास था, मतलब ये ट्रांसफर हो सकता था। बलबन ने भी जिन एकताओं से राजस्व नहीं मिला था उन्हें खालसा भूमि में मिला दिया, मतलब ये केंद्र की भूमि हो गई। यहां से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है, मतलब ये अब केंद्र के अधीन हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के विस्तार के लिए वंशानुगत जागीरों व एकताओं का अधिग्रहण कर उन्हें खालसा भूमि में मिलाने की कोशिश की एवं एकता के बदले नगद वेतन की परिपाटी चलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, केंद्र की भूमि बढ़ाना चाहता था, तो उसने जितने भी एकता थे और जागीरदार थे, जहां से वंशानुगत थे, उन सबसे भूमियां हड़प ली और उनको नगद वेतन देना शुरू कर दिया। 1279 में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की सर्वप्रथम नियुक्ति की थी इक्तादारों के साथ की, ताकि वे एकताओं की आय व्यय का सही हिसाब रख सके व भ्रष्टाचार रोक सके। तो ख्वाजा नामक अधिकारी जो है, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है ख्वाजा नामक अधिकारी वाला, याद रख लेना। तो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन ने की थी ताकि वह एकता पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर रोक लगा सके। दूसरा, एमबीटी के समय एकताओं में सुल्तान का हस्तक्षेप चरम सीमा तक पहुंच गया था। एफएसटी की बात कर लो, फिरोज शाह तुगलक के समय भूमि अनुदान के रूप में सैनिकों को वेतन देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया, मतलब इसने क्या किया, भूमि दान देना दोबारा से शुरू किया सैनिकों को। ये भूमि अनुदान वजह नाम से जाने जाने लगे एवं अक्तादारों को अब वजहदार कहा जाने लगा। फिरोज शाह तुगलक के समय इक्तादार वजहदार बन गया, हाँ सेट में आया था, तो याद रखना ये वजहदार बन गया था। क्या बन गया था, वजहदार बन गया था, इसको भूमि दी जाने लगी थी। लोधी शासकों के समय मुक्ता या बली को केवल वजहदार ही कहा जाने लगा था, तो एकता व्यवस्था को वजहदार कहा जाता था। कौन से काल में बेटा, याद रखना इनके काल में, लोधियों के काल में। मवाजिब सैनिकों को परिश्रम के रूप में कृषि युक्त, ठीक है, भूमि थी। मवाजिब कुल मिलाकर सैनिकों को उनके परिश्रम के बदले में दी जाने वाली भूमि थी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने एकता को हस्तांतरणीय बना दिया था। चलो, एकता या प्रांतों को जिला में बांट दिया जाता है, जिलों को सिख कहा जाता है, और सिख की स्थापना सबसे पहले बलबन ने 1279 में की। सिख का प्रशासक सिकदार कहलाता है। तो भाई याद रखना, एकता या प्रांतों को जिलों में बांटा जाएगा, जिलों को सिख कहा जाएगा, और सबसे पहले सिख की उपाधि बलबन को देख के वैसे भी सब सिख हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। तो 1279 में बलबन ने सिख नामक इकाई बनाई थी जो जिला कहलाती थी, प्रशासक सिकदार होता था। सिखों को बेटा परगनों में बांटा गया, प्रत्येक परगने में आमिल एवं मुंसिफ नाम के अधिकारी होते थे। परगना मतलब ये मान लो कि तहसील होती थी, ठीक है। और तहसील लेवल पर याद रखना, आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था, मुंसिफ राजस्व विभाग का प्रधान होता था। याद कर लेना, आमिल और मुंसिफ। तो तहसील का प्रमुख तहसीलदार जो प्रशासन संभालेगा, साथ में इसका सहयोगी मुंसिफ जो राजस्व विभाग संभालेगा, ये याद कर लेना। तो आमिल और मुंसिफ दो कहाँ के अधिकारी थे, परगना लेवल के अधिकारी थे। शासन की सबसे छोटी इकाई तो आपको पता रहता है कि गांव होती है, गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है, चौधरी, खुद या मुकद्दम कहा जाता है। ये वंशानुगत होते थे, ये शासन को लगान वसूल करने में मदद करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके विशेष अधिकार छीन लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके अधिकार नहीं छीने, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सबके अधिकार छीन लिए थे। राजस्व व्यवस्था की बात करो, सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लिए जाते थे। सबसे पहले बात करते हैं उस्र की। तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था उस्र, याद रखना भूमि कर था, मुसलमानों से लिया जाता था। मुस्लिम कृषकों की भूमि उसरी कहलाती थी। प्राकृतिक संसाधनों से सिंचाई हो वहां से 10% एवं कृत्रिम संसाधनों सिंचाई हो वहां से 20% लिया जाता था। मतलब जहां भी बेटा याद रखना, जहां नेचुरल वर्षा हो रही है वहां 10% लिया जाएगा उस्र, और जहां आप लोग ट्यूबवेल वगैरह से पानी दे रहे हो तालाबों से, वहां 20% लिया जाएगा। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो उपज का 1/3 से 1/2 होता था। याद रखना, खराज मतलब कि हिंदुओं से लिया जाता था, सीधी बात, समझ गए ना। खराज ना देने वालों को मवास घोषित किया जाता था एवं दंड दिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो उनकी संपत्ति का 2/1/2 मतलब 40वें भाग की दर से लिया जाता था। तो ये एक धार्मिक कर था, ठीक है। निसाब, संपत्ति की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अधिक संपत्ति होने पर जकात देना पड़ता था। मतलब इसके लिए भी डिसाइड था कि इतनी संपत्ति अगर मान लो कि आपकी आय 8 लाख से अधिक है, 12 लाख से अधिक है, तो आपको इसको देना पड़ेगा, वो वाली चीज हो जाती है वहां, याद करना। जजिया की बात कर लो, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जिसके बदले उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होती थी। वे सैनिक सेवा में मुक्त कर दिए जाते थे।
पहले जजिया भू राजस्व के साथ वसूल किया जाता था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के काल में यह अलग से वसूला जाने लगा। स्त्रियां, बच्चे, साधु, पागल, भिखारी इस कर से मुक्त थे। पागल कहां से देगा, ठीक है, भिखारी है, खुद मांग ले टैक्स में से, और इनको मुक्त रखा गया। अधिकांश समय ब्राह्मण भी मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल लिया था। किसने, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। सबसे पहले जजिया कासिम ने लगाया था 712 में। लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार जजिया की 3 वार्षिक दरें थी, 48, 24 और 12 दिरहम, मतलब 12, 24 और 48 दिरहम इस टाइप से लिया जाता था जजिया, ठीक है, क्लियर। खुम्स मतलब गनीमा, मतलब कि लूट का माल कहलाता था भाई। यह लूट का माल, या फिर भूमि में मान लो कि कुछ धन छिपा हुआ है, वो वाला निकाल लिया, तो ये खुम्स कहलाता था। राज्य का 1/5 या 20% हिस्सा राज्य का होता था। शेष 4/5 भाग जिसने उसको ढूंढा है उसको दे दिया जाता था, मतलब 80% आपको मिल जाएगा, 20% राज्य रख लेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी ने 4/5 भाग खुद ले लिया, 80% अपने पास रख लिया, 20% दे दिया सैनिक को। जैसे आज के समय में हीरा का होता है कि आपने अगर मान लो पन्ना में या कहीं भी हीरा खोज लिया तो आपको नॉर्मल रॉयल्टी मिल जाएगी, या थोड़ा सा वो मिल जाएगा, बाकी गवर्नमेंट रख लेगा, इस टाइप से रहता था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने इस्लामी परंपरा के अनुसार केवल 1/5 भाग ही राज्य से लिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा नहीं लिया। ये प्रश्न आ जाएगा, एक तो ऊपर वाला आ जाएगा अलाउद्दीन और एमटी का, दूसरा इसका भी आ जाएगा कि सिकंदर लोदी ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। ठीक है, ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, बंद कर दें, समझ में आ रही है क्लासेस? ये क्लासेस केवल आप लोगों के लिए चल रही हैं, ठीक है, ये क्लासेस सिर्फ इसलिए चल रही हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। बाकी हमने इस चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी कि हम करवाएंगे, लेकिन फिर भी अपन इसको करेंगे क्योंकि आप लोगों का रिवीजन बहुत मस्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और हमको ये पता है कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं कम से कम उनका इतना करवा दें कि आपका आराम से रिवीजन हो जाए और आप फुली कॉन्फिडेंस से जाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना, क्योंकि बेटा यहाँ क्या है ना कि हम अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं दूसरी चीजों से, ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ये टाइम हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, कंटेंट वगैरह पर काम करना, वो सब आपकी इतिहास लेखन वाली क्लास एक बची हुई है, वो हम करवा देंगे। अभी मैराथन से भी आपकी करवा देंगे, इस महीने के स्टार्टिंग से सब शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो वाला है। और पेपर 1 के लिए जितना इंपॉर्टेंट हो पाएगा वो भी हम आपके उसी में करा रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। और एक अपना बचता है एमपी हिस्ट्री, तो उसकी 2-3 क्लास अच्छी लेंगे, उनको देखकर जाना, रिवीजन करके सब कुछ एग्जाम में आ जाएगा। बस ये है कि रिवीजन करते रहना। हमारे पास देखो बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका मायने में रखता है एग्जाम में कि जो अभी तक आपने पढ़ा है। पीवाईक्यू करवाएंगे, टेंशन नहीं लो बेटा, करवाएंगे, 1-2 दिन में ही करवाएंगे। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, सरल सरल सिली मिस्टेक होती है। जैसे मान लो कि ये प्रश्न आ गया, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा नहीं लिया, ये प्रश्न जब आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने इसको ध्यान दिया था, देखा लेकिन पढ़ा नहीं। अब जैसे मान लो अपन आर्य कंपटीशन आज पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको 10 से 15 नए फैक्ट मिल गए इसमें जो आपने नहीं पढ़े थे। जब हमने उसको बताया तब बच्चों को लगता है हाँ सर ये वाली चीज इसमें थी, हम पढ़ ही नहीं पाए थे। तो ये वाली चीज भी होती है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो, बाकी हम आज एक वीडियो बनाएंगे बहुत ध्यान से, हमारा बनाने का ही है आज, कि आपको लास्ट के 35 दिन में आप कैसे पढ़ना है, तो वो वाली क्लास आपकी यूट्यूब पर अपलोड होगी, आज हम बना देंगे, और उसमें हम पूरे टॉपिक भी लिख देंगे अपने हाथ से। हाँ बेटा, जितना हमने पढ़ाया है उतना बस कर लो, ठीक है। हाँ, और एमपी हिस्ट्री का बना देंगे, ठीक है, एमपी हिस्ट्री के तैयार नहीं है, बना देंगे, 2-5 दिन लगेंगे, उसको भी बना देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आज हम सारे टॉपिक्स लिख देंगे हाथ से, तो वो टॉपिक्स अपन को करने ही है चाहे कुछ हो जाए। चलो, सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। भाई खालसा भूमि जो खाल के पास रहेगी, खाल मतलब होता है राजा, याद रखना, ठीक है। सुल्तान की निजी आय खालिसा या इमलाक होती थी। निजी आय मतलब जो खालसा भूमि से प्राप्त होगी वो खालिसा कहलाएगी। इजारेदारी या मुकाता व्यवस्था सबसे पहले खालसा भूमि पर ही लागू की गई थी, इसको भी आईएमपी लगाना, पूछा जाएगा। इजारेदारी व्यवस्था सबसे पहले कौन सी भूमि पर लागू की गई थी? खालसा भूमि पर। खालसा भूमि का राजस्व आमिल नामक अधिकारी सीधे केंद्रीय खजाने में जमा करता था। आमिल एक याद रख लेना, कहाँ का अधिकारी था? परगने लेवल का अधिकारी था, हमने भी पढ़ा था, कहाँ का था? परगना का। ठेकेदारी पर राजस्व वसूली को मुक्ता
या इजारीदारी व्यवस्था कहा जाता था। लोधी शासकों के समय मुक्ता को बजहदार कहा जाता था। हमको पता है भाई, ये एकता की बात ही चल रही है। भूमि के पैमाइश को मसाहत कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, ठीक, आईएमपी। पैमाइश के बदले जरीवाना, भूमि सर्वेक्षण शुल्क लिया जाता था। जरीवाना और महासिलाना दो शुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो जरीवाना याद रखना, भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। बिस्बा भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी। बिस्बा बीघा का 1/20 भाग होती थी। बिस्बा भी भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी, याद रखना, बस इतना, वो भूल जाना लेकिन ये याद रखना। अधिशेष भाई, जैसे मान लो एकता व्यवस्था के बाद जो अधिशेष बचता था, उस व्यक्ति के पास जो एकता वसूल कर रहा है वो फवाजिल कहलाता था। अधिशेष भू राजस्व फवाजिल कहलाता था, मतलब सब कुछ चुकाने के बाद उस इक्तादार का वेतन वगैरह चुका दिया, फिर जो बचेगा उसको फवाजिल कहा जाएगा। हाँ हम्म। अबवाब, अतिरिक्त कर या उपकर, अन्य प्रकार के कर जैसे गृह कर हो गया, चारागाह, सिंचाई कर। तो अबवाब क्या थे बेटा? अतिरिक्त प्रकार के कर थे। खिदमती, अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त या पराजित राजाओं से प्राप्त खराज कहलाता था। भाई जो भी पराजित हो गया वो खिदमत में आएगा सुल्तान की, तो खिदमती लेकर आएगा, तो एक टैक्स कहलाता था। तरकात, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी छोड़ हो जाती थी, उसकी संपत्ति को सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता था, जिसे तरकात कहा जाता था। जिहात, ठीक है, हटा दो, एक अतिरिक्त कर था, अगर याद करना हो कर लेना, ठीक है। सल्तनत काल में कृषक ही भूमि के स्वामी होते थे। राजा या जागीरदारों को केवल उपज का हिस्सा लेने का अधिकार था। सल्तनत काल में कृषि के स्वामी खुद किसान होते थे। किस्मत एक होती, दिल्ली सल्तनत काल में मुकद्दम हो गया, चौधरी हो गया, खुद हो गया, जैसे मध्यस्थ वर्ग किसानों से उपज का कुछ भाग लेते थे, जैसे किस्मत एक होती कहा जाता था। किस्मत एक होती मतलब इन्होंने ले लिया दूसरों से। हक एक होती, उन्हें राज्य द्वारा लगान वसूली के बदले परिश्रमक के रूप में मिलता था। हक एक खेती नगद नहीं मिलता था, बल्कि कर मुक्त भूमि के रूप में दिया जाता था। कुल मिला के ये बात है कि भाई जो गांव लेवल पर प्रशासन में जो व्यक्ति था वो लगान वसूल करता था। मान लो कि उसने काम किया अपना, तो उसने किसानों से ले लिया, तो उसको क्या कहा जाएगा? किस्मत एक होती, अपनी किस्मत से जितना मिल जाए वो, ठीक है। दूसरा, उसको राज्य भी देता था हक एक खेती, जो उसका भाई काम करने के बदले में अधिकार था, खुद मुकद्दम चौधरी का, वो राज्य ने दे दिया, उसको हक एक खेती कहा गया, खोती कहा गया, ठीक, डन। चलो, अब देखो खुद हमने बात की थी अभी ग्रामीण लेवल पर, तो याद रखना, राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी मुकद्दम, गांव का मुखिया चौधरी, 100 गांव या परगने का अधिकारी। चौधरी कितने गांव बेटा? 100 गांव। चौधरी में 100 ग्राम, याद करना, 100 ग्राम मतलब सोना चांदी और बर्फी नहीं, ठीक है, 100 गांव, 100 विलेज, याद रख लेना। सुल्तान के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि रणाका भूमि कहलाती थी, याद रखना। ये रणाका, वैसे भी हिंदू वाले रण में उतरते थे, तो रणाका भूमि जो हिंदू शासकों के पास थी। नानकर भत्ते के रूप में अतिरिक्त जमींदारों को दिया जाता था, नानकर, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई सल्तनत काल में जो कर है वो नगद में और अनाज दोनों के रूप में, ठीक है, लिया जाता था, याद कर लेना। लगान नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। इब्राहिम लोदी ने खाद्यान्न के रूप में भी लेने का हुक्म दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने पहली बार भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था, और इसने राजस्व वसूल के लिए एक अधिकारी बनाया था, दीवाने मुस्कराज नामक विभाग बनाया था। अलाउद्दीन के समय लगान बहुत सख्ती से वसूल किया जाता था, भाई कोड़े तक मारे जाते थे, ठीक है। जे लिखा देखो यहाँ पर, बर्नी लिखता है कि एक साधारण लगान अधिकारी खुतबा चौधरियों को पीट कर उनसे लगान वसूल कर सकता था। सभी व्यक्ति लगान अधिकारियों से इतनी घृणा करते थे, इनको ज्वर से भी बुरा समझने लगे थे, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब इस टाइप से लगान अधिकारियों से नफरत हो गई थी लोगों को वहां पर। अन्य सभी सुल्तानों ने अनुमान के आधार पर ही लगान निश्चित की। इसे नस्क, मुक्ताई या कानकूत कहा जाता था। अनुमान के आधार पर, ठीक है, निर्धारित करना ये कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता, जागीरों के स्थान पर नगद वेतन देकर एकताओं के विस्तार पर रोक लगाई और खालसा भूमि का विस्तार किया। वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन शुरू किया था, आप सबको पता है, ठीक है। इसने कई सारे अधिकारी भी नियुक्त कर दिए थे, जरूरी नहीं है सबके नाम याद रखो, सरहंग का नाम याद कर सकते हो, ठीक है।
बाकी याद रखना, मोहम्मद तुगलक ने भूमि को पैमाइश त्याग कर पुनः बटाई के आधार पर लगान वसूल का आदेश दिया। यह आदेश दिया कि भू राजस्व 1 साल में 1/10, 1/11 ही बढ़ाया जाए। ठीक है, उसने सबके अधिकार वापस लौटा दिए थे। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी, पहला सुल्तान था। ठीक है, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार करते हुए बली उल खराज नामक नए पद का गठन किया, बली मुक्ता पद को पृथक कर दिया। याद हो जाए तो कर लेना, वरना कोई लोड नहीं है। ठीक है, बस याद रखना ये नहर वाला। हाँ, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने अलाउद्दीन की तरह भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सौंदर्य या तकावी ऋण दिए, ये लगा लो, VIMP। तकावी ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता था, ये ऋण चौधरी मुकद्दम के माध्यम से दिए जाते थे, जो ऋण के गारंटर भी होते थे। ठीक है, चलो। फिरोज ने सैनिकों को वेतन के बदले जागीर भूमि देना फिर से शुरू किया था। फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक इक्ता भूमि दान दी गई थी, इसको VIMP लगाओ। सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के, हाँ, PYQ था। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई या फिर हवे सर्व लगाया था। उसने कृषि विकास के लिए पूरी पंजाब में रजवाही और उलूक खानी 2 नहरें खुदवाई थी। रजवाही और उलूक खानी नहरें हैं, ये पूरी पंजाब में फिरोज शाह तुगलक द्वारा खुलवाई गई थी। सबसे बड़ा नहरों का जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। फिरोज ने तकावी रणों को अपने वजीर खाने जहां तेलंगानी के कहने पर माफ कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना। सिंचाई कर था हक ए सर्विस को कहा जाता था, 10% होता था। फिरोज शाह तुगलक ने खराज, जचिया, जकात, खुम्स को छोड़कर बाकी सभी करों को हटा दिया। फिरोज ने खराज वसूलने में भी मध्यम मार्ग का पालन किया था, इसने लगभग 24 प्रकार के कर घटा दिए थे। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर जकात हटाया, मतलब अन्न पर कर हटाया, ऐसा प्रश्न आएगा, अन्न पर कर हटाया। प्रांतों में बही खातों की जांच के लिए साहिब ए दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई, यह केंद्र को सूचनाएं देता था। हटा देना, मत करना याद। सैनिक संगठन की बात कर लो। मंगोल व तुर्क व्यवस्था पर आधारित था। दीवान अर्ज विभाग था, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। प्रमुख था आरिज मुमालिक, सेना का प्रधान, ठीक, सेनापति होता था, सुल्तान सबसे प्रमुख होता था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया। उसने क्या किया बेटा? नगद वेतन के स्थान पर इल्तुतमिश ने एकता प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के स्थान पर एकता प्रदान की, अलाउद्दीन खिलजी ने तो नगद वेतन दिया था। केंद्रीय सेना हस्म ए कल्ब, कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है, बहुत ध्यान से। प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ कहा जाता, तरफ मतलब प्रांत होता है। शाही घुड़सवार सवार ए कल्ब कहलाते थे। सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक शमसी घुड़सवार कहलाते थे। 2 चीजें याद कर लेना, हस्म ए अतरफ प्रांतीय सेना, शाही घुड़सवार सवार ए कल्ब। सैनिक 2 प्रकार के होते थे। पहला बेटा होता था बजहिस या फिर मुतरिब, जो स्थायी सैनिक थे। गैर बजहिस अस्थायी सैनिक थे। सेना के 3 भाग थे, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और पैदल। तो हाथी, घोड़ा और पैदल 3 टाइप की सेना थी। इसकी शुरुआत, सैन्य व्यवस्था की शुरुआत याद रखना खिलजियों के शासन काल में हुई थी। और शाही अंगरक्षकों व शाही गुलामों की सेना को खास खेल कहा जाता था। खिलजी काल से मंगोलों में प्रचलित सैनिक वर्गीकरण प्रयोग में आया। जैसे देखो यहां पर अमीर ए दह, दह मतलब 10 होता है, 10 सैनिकों का नायक। अमीर ए सदा मतलब 100 सैनिकों का नायक। अमीर ए हजारा, 1000 सैनिकों का नायक। अमीर ए तुमन, 10,000 सैनिकों का सेना नायक। और तुमन मतलब होता है सैनिक की टुकड़ी। ठीक है, याद कर लेना। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव व्यवस्था पर आधारित था और इसे ही सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में ज्यों का त्यों अपना लिया। ठीक है, ये सब चीजें याद रख लेना। सबसे छोटी सैनिक इकाई सरखेल व सबसे बड़ी इकाई खान थी। इसको VIMP लगाओ, ये खान आ चुका है, UPPCS में हम एग्जाम देने गए थे तब आया था। ठीक है, याद कर लेना। सबसे छोटी इकाई सरखेल और सबसे बड़ी इकाई खान थी। खान के ऊपर केवल सुल्तान होता था। खान के ऊपर केवल सुल्तान होता था, ये कहा गया है आगे। तो खान के ऊपर केवल सुल्तान होता था, अतः खान सुल्तान के बाद सर्वोच्च सैनिक
अधिकारी था। ठीक है, यहां देखो सेना का क्रम देखो, सरखेल, सिपहसालार, अमीर, मालिक, खान और सुल्तान। सबसे ऊपर सुल्तान, फिर खान, फिर मालिक, फिर अमीर, फिर सिपहसालार, फिर सरखेल। सरखेल भाई 10 घुड़सवारों का प्रमुख। ठीक है, 10 घुड़सवार रहते थे सरखेल में, 10 लोग खेल खेलेंगे, याद रखना ये है। सिपहसालार 10 सरखेलों का प्रमुख, मतलब कि 100 घुड़सवार रहेंगे इसके पास। अमीर 10 सिपहसालारों का प्रमुख, मतलब 1000 घुड़सवार रहेंगे। मालिक 10 अमीरों का प्रमुख, 10,000 घुड़सवार। और खान 10 मालिकों का प्रमुख, मतलब कि 1,00,000 घुड़सवार इसके पास रहेंगे। कैसे याद रखोगे? ठीक है, यहां पर देखो सरखेल 10 घुड़सवार, फिर सिपहसालार 10 सरखेल, अमीर 10 सिपहसालार, मालिक 10 अमीर, खान यहां पर 10 मालिक। इस टाइप से याद रखना। 10 घुड़सवारों की टुकड़ी को सरखेल कहते हैं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का दल संगठित किया, जिसे सरे सरेंजानदार कहा गया। ठीक है, ये शाही अंगरक्षक थे सबसे पहले। बलबन पहला शासक था जिसने किलों पर ध्यान दिया मंगोल आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था शुरू की थी। सैनिकों की सीधी भर्ती, नगद वेतन देना भी शुरू किया था। एकता प्रदान करने की प्रथा बंद कर दी थी इसने इसने सब कुछ नगद कर दिया था। अलाउद्दीन के समय एक पैदल सैनिक को 78 टन का वार्षिक, ठीक है, एक घोड़ा रखने वाले को 234 टन का वार्षिक, और 2 घोड़ा रखने वाले को, याद रखना, सैनिक को 78 टन का वार्षिक अतिरिक्त प्रदान किए जाते थे। देखो एक पैदल सैनिक को इतना मिल रहा है 78 टन का। मान लो किसी व्यक्ति के पास एक घोड़ा है, 234 मिलेंगे, 2 घोड़ा और रखोगे 78 और मिल जाएंगे, प्लस कर दो इसमें 66 और 312 टन का मिल जाएगा अगर उसके पास 2 घोड़े होंगे। याद कर लेना ऐसा। ठीक है, अलाउद्दीन के समय कुछ मुक्ता सैनिकों को वेतन के कमीशन से काट हटा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिकों का वेतन रजिस्टर वसीलात ए हस्म कहा जाता था। एमबीटी ने सेना के साथ साथ स्त्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले लोग क्या करते थे, अपनी पत्नी को ले जाते थे साथ में, बंद कर दिया उसने। फिरोज तुगलक ने सैनिक पदवायिकताओं को अनुवांशिक कर दिया था। अब ठीक है, याद रख लेना, यहाँ पर अवृद्ध व अक्षम सैनिक अपने स्थान पर अपने पुत्र, दामाद अथवा दास को भेज सकते थे। उसकी सेनाओं में गुलामों ने फिर उससे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी थी। ये चीज है। दिल्ली सल्तनत में तोपखाने का निर्माण नहीं किया है, याद रखना, दिल्ली में तोपखाना नहीं बनाया गया था। भारी पत्थर फेंकने वाले शिला प्रक्षेपात चरख, मदरिसी, मंजनिक, अराडा, कुस्कांजिर, ये सब क्या थे बेटा, भारी पत्थर वगैरह फेंक देते थे। गरगज, सबत, पासेब का प्रयोग किलों तोड़ने में किया जाता। हटाओ। न्याय और दंड की बात कर लो। इस्लाम कानून के 4 सोर्स थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास भी होता था। तो इस प्रकार से ये थे। कानून को अल्लाह की इच्छा का रूप माना जाता था। इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाले विधिवेत्ता मुजतहिद कहलाते थे। मुजतहिद याद रखना। कयास आ गया। ठीक है, ये काजी व मुफ्ती की मदद से मुकदमों का निर्णय होता था। मुफ्ती कानूनों की व्याख्या करते थे जिसके आधार पर काजी न्याय करता था। काजी न्याय वाला था, मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था। सुल्तान सर्वोच्च अपील का न्यायालय था। इसके नीचे सद्र, जहां काजी और कुजात था, उसके नीचे काजी, अदल आदि होते थे। ठीक है, प्रांतों में काजी नियुक्त किए जाते थे। काजी एवं मुफ्ती का पद प्राय वंशानुगत होता था। इस्लामी धर्मशास्त्र को फिकह कहा जाता है। जो भी धर्मशास्त्र इनका फिकह कहलाता है। अब आ जाता है उद्योग वगैरह। इसको बहुत अच्छे से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा। चलो, व्यापारियों का समूह को तुजार एक खास कहा जाता था। बर्नी 2 प्रकार के व्यापारियों को उल्लेख करता है, ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, 2 प्रकार के व्यापारी हैं। एक तो है कारवानी, ये अनाज का व्यापार करते हैं। दूसरे हैं मुल्तानी, ये लंबी दूरी का व्यापार करते हैं। कारवानी अनाज व्यापार, मुल्तानी लंबी दूरी, मुल्तान तक जाते हैं। सिंध पर अरब आक्रमण के बाद भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध बढ़े। तबकात ए नासरी में विभिन्न चौकियों का उल्लेख है और व्यापारियों से कर वसूला जाता था, बताया गया है। तबकात ए नासरी किसकी रचना है, जल्दी से बताओ। मुल्तान व देवल याद रखना प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। देवल, कालीकट, भड़ोच अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह थे।
खंबात, अनिलवाड़, देवगिरी ये भी व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, बंगाल के सोनारगांव और मुर्शिदाबाद कच्चे रेशम व मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। सोनारगांव मतलब बंगाल पूरा मलमल के लिए जाना जाता था, याद रखना। ठीक है। दौलताबाद हीरे जवाहरात मोतियों के लिए, अहमदाबाद पटोला कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस पर आईएमपी लगा लेना, अहमदाबाद का पटोला कपड़ों के लिए। अनहलवाड़, इसको लगाओ यहां पर VIMP, व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। देवल बंदरगाह पर तांबा आता था, रंदेह बंदरगाह पर चीन मलय से वस्तु आती थी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर याद रख लेना है, बंगाल चावल व रेशम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चीनी यात्री माहुआन बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है। कौन सा चीनी यात्री, उसका नाम याद कर लेना, माहुआन करता है। ठीक, खरीदते क्या थे भाई, यहां पर देखो, घोड़े, अस्त्र शस्त्र, दास, सूखे मेवे व फल प्रमुख थे। इब्न बतूता एवं मार्को पोलो ईरान व तुर्किस्तान से घोड़े के आयात का उल्लेख करता है। भाई इंडिया में हमेशा घोड़े खरीदे ही गए हैं। ठीक है, हाँ याद कर लेना, घोड़े खरीदे गए हैं। बेचा क्या गया है भाई, सूती वस्त्र प्रमुख था। लाहौर व बयाना नील के लिए प्रसिद्ध थे, इस पर 3-4 स्टार लगा लो। लाहौर से इस्पात का निर्यात भी होता था, पूछा जा सकता है। धान, गेहूं, पान ये सब भी प्रसिद्ध था। सर्वाधिक आयात घोड़ों एवं दासों का होता था, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट। और मुल्तान विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था। सबसे ज्यादा क्या खरीदते थे, घोड़ा और दास, और मुल्तान विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था। हाँ, भारत में चरखे का प्रचलन 12वीं से 14वीं शताब्दी में हुआ, जिसका पहला उल्लेख याद रखना इसामी ने अपनी पुस्तक फतूह उस सलातीन में कहा है, जिससे वस्त्र उद्योग में क्रांति आई। इरफान हबीब के अनुसार चरखा ठीक प्राचीन भारत में ईरान से आया। कहां से आया, ईरान से। विटनी जिन या निद्दाफ या पिंजड़ रुई निकालने का औजार, करघा का प्रयोग तुर्कों ने ही शुरू किया था। पैर से चलने वाले चरखे का पहला चित्र मिथवा उल्फ उजाला में मिलता है। ठीक है, पैर से चलने वाला चरखे का चित्र। दिल्ली सल्तनत में ही भाई रेशम के कीड़े पालने एवं कालीन की बुनाई शुरू हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र क्रांति हुई, इसको लिख लेना IMP लगाकर। ठीक है, अब्दार खाना जल से संबंधित कारखाना एवं पाएगाह अस्वशाला थी। ठीक है, ये प्रश्न बनेंगे भाई, ये जो शब्दावली है ये पेपर में आती है। पाएगाह जो है अस्वशाला। नफर ऊंटों के कारखाने, कूरखाना शाही शस्त्रागार। भारत में कागज पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि याद रख लेना, गुजरात से मिली है। तुर्कों ने भारत में 13वीं सदी में कागज निर्माण की तकनीक का प्रसार किया। अरब में कागज निर्माण की विधि चीन से आई थी। तो भारत में कौन लाया बेटा, याद रखना, तुर्क लाए थे। रहट तो आप सबको पता है, रहट या सकिया पर्शियन व्हील भी जिसको कहा जाता है, इसका पहला उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। रहट, ठीक है, जो पानी के लिए यूज होती है कुएं वगैरह में। दिल्ली सल्तनत में शुरू हुआ, यद्यपि पूर्व मध्यकालीन ग्रंथ में अर्घट्ट नाम से इसका उल्लेख मिलता है। रहट में गियर प्रणाली होती थी। इसका प्रयोग कुएं से पानी निकालने हेतु किया जाता था। रहट आप सबने देखी होगी। सिक्कों की संख्या व गुणवत्ता में वृद्धि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने वस्त्र निर्माणशाला बनवाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फुरुत तुगलक के समय सूचक उपकरणों की शुरुआत हुई। साथ में इसके समय बहुत सारी चीजें हुई। देखो जैसे क्या हुआ इसके समय, साबुन निर्माण कार्य शुरू हुआ, इसका उल्लेख ठीक है सीरत ए फिरोजशाही में मिलेगा। फुरुत तुगलक ने राजकीय कारखानों पर विशेष ध्यान दिया। मध्यकाल भारत में खराद की तकनीक का ज्ञान नहीं था, लेद की तकनीक का ज्ञान नहीं था। फुरुत तुगलक ने अपने 1,80,000 दासों में से 12,000 को विविध कलाओं में प्रशिक्षित किया था। उनको अलग अलग ठीक क्या दिया था बेटा, वोकेशनल एजुकेशन दी थी, व्यवसायिक शिक्षा दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है भाई, फिरोज शाह तुगलक के समय 36 कारखाने थे। कितने, 36 कारखाने थे। इनको दो भागों में बांटा गया, रातीबी और गैर रातीबी। ठीक है, रातीबी कारखानों में मतलब ये सब चीजें होती थी, गैर रातीबी वगैरह ये सब चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, ये आप सबको पता है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने कहा, सांसारिक राज्य दो उत्तम मोती, एकता और कारखाने दो उत्कृष्ट गुण सहित, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मिस्त्री एवं संगत राज समूचे मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे, अमीर खुसरो ने कहा था। और मोहम्मद हबीब के अनुसार उत्तर भारत में तुर्कों की विजय से नगरीय क्रांति हुई, इसको IMP लगा लो, ये प्रश्न आ सकता है। तुर्कों की विजय नगरीय क्रांति मोहम्मद हबीब ने कहा है। ये पूरा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन यहाँ से खत्म। ठीक है, आर्य कॉम्पिटिशन में जिस जो आपको लग रहा था ना, वो आपका यहाँ से खत्म हो गया। अब बची ही है कला संस्कृति, ये बाद में पढ़ेंगे।
और अपन क्या करेंगे, सौरभ चौबे की किताब से भी इसको पढ़ लेंगे। डन, सबको क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बढ़िया, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, हो गया आपका काम यहाँ तक। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।